हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। कह रहा है असम में किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है, मिज़ोरम में या झारखंड में किया जाता है। तो चिराओ को हम क्या बोलते हैं, चेरब भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम चेरब भी बोलते हैं। ठीक है, और तो चिराओ या चेरब नाच कहाँ के लोगों का होता है, ये मिज़ोरम का होता है। कहाँ की होता है, मिज़ोरम का होता है। अच्छा, इस नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। किसके, बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब बांस के रूप में क्यों जाना जाता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नृत्य करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, बांस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे हम बांस नृत्य के नाम से या चिराओ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे होता है, ये मिजोरम में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं वो भी मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, वो भी जान लीजिए। इस नृत्य में क्या होता है, 6 से 8 लोगों द्वारा बांस की एक जोड़ी पर दूसरी बांस की एक जोड़ी को क्षैतिज रूप से ज़मीन पर रखकर विशेष अवसरों जैसे फसल की अच्छी पैदावार पर प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र के रूप में जड़ियाल व ड्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही डीप बता दिया। अगर क्वेश्चन बनाने वाला ज़्यादा डीप बनाएगा इससे तो आप लोगों को कर लोगे, और नहीं बनाएगा ज़्यादा डीप तो यही वाला दे देगा कि चिराओ नाच कहाँ का होता है, मिजोरम का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 72 कहता है यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता यानी कि जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो बिंदु ए पर है, कह रहा है, से पुडुचेरी यानी कि पुडुचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु की साइड में है। ठीक है, जो बिंदु बी पे है, कह रहा है कि तक खींचें तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा बताइए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा पश्चिम बंगाल है यानी कि ये ए हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा हमारा बी हो गया यानी कि यहाँ पर क्या है हमारा, तमिलनाडु, और यहाँ पर हो गया पुडुचेरी। तो ये हमारा बी हो गया, पुडुचेरी हो गया। ठीक है, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींची गई। तो वो कह रहा है बी के सापेक्ष, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहाँ पर आप क्या बना दीजिए, दिशा बना दीजिए। अब ठीक है, अब ये यहाँ से इधर जा रहा है यानी कि ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, यानी कि दिशा हो गई हमारी उत्तर और पूरब। ठीक, देख लेते हैं उत्तर पूरब कहाँ पे है, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 73 कहता है कि उस महिला व्यायामी जिसे हम खिलाड़ी बोलते हैं का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सुनीता विलियम्स है, वाहिदा प्रिज्म है, बछेंद्री पाल है या करड़म मल्लेश्वरी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका करड़म मल्लेश्वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार ले भी चुका हूँ इसलिए देर नहीं लगाऊंगा उस क्वेश्चन में। अच्छा, 74वां क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे बड़ोदरा पहुंची। कह रहा है यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक
की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए है, तो हम थोड़ी सी जगह ले लेते हैं। ठीक है, देखो कितनी तारीख को था, 10 तारीख को, 10 तारीख को कितने बजे, 22:40 पे। ठीक है, तो 10 तारीख को 22:40 पे। ठीक है, तो 22:40 में अब रात में 24 भी बचेंगे तुरंत इसके बाद। तो जैसे ही 24 बचेंगे कितनी तारीख हो जाएगी, 11 तारीख हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक के कितने घंटे हो जाएंगे, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। उसके बाद देखो 11 तारीख से रात के 12, दूसरे दिन रात के 12 बजे तक 12 तारीख हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 12 तारीख। तो 24 घंटे इधर आ गए आपके। ठीक, अब 12 तारीख पहुँचने के बाद वो कह रहा है कि 14:10 तक। ठीक है, यानी कि 14:10 तक, और 14, तो इतने घंटे ये हो गए, 14 घंटे 10 मिनट ये हो गए। तो इन तीनों को आप लोग जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 घंटे और 30 मिनट। ठीक, 39 घंटे 30 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 39.5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, मिनट को आप घंटे में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका समय निकल के आ गया 29 घंटे। अब मैं इसे रेस कर देता हूँ। ठीक, अब मैं सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ। देखो दूरी दे रखी है 1896 किलोमीटर, समय आपको मिल गया है 39.5 आवर्स। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, तो चाल निकाल लो। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है मेरी, 1896 किलोमीटर, और समय कितना है, 39.5 घंटा। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा मैं, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दिया। ठीक है, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 नहीं 45, 39 को इससे काटूंगा 24 बार में आ जाएगा, और 24 दूनी 48, यानी कि 48 घंटा प्रति आवर्स। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स। देख लो ऑप्शन में कहाँ है, देखो ऑप्शन में ये आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 75 कहता है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रति एक सदस्य को केरल में उगाया जाता है वे कौन सा है। ठीक है, कह रहा है काली मिर्च है, हल्दी तेजपात है, जीरा लाल मिर्च तेजपात है, तेजपात मत्ता, काली मिर्च इलायची है, जीरा काली मिर्च या इलायची है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। ये क्या है, मसालों में। लेकिन केरल में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो केरल में सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका वो इलायची और किसका है, काली मिर्च का। इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अगर पूछे सबसे बड़ा उत्पादक किसका है। ठीक है, उसके बाद इलायची को क्या कहा जाता है, इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मसालों की रानी। ठीक है, और सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है केरल का, तो सबसे बड़ा उत्पादक काली मिर्च और इलायची का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 76 कहता है कि कहता है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। कह रहा है उसके पृथक रूप से देखता है। देखो पृथक में अलग अलग रूप से नहीं देखता है। ठीक है, केवल साधारण रूप से नहीं देखता है, ना ही थीम के रूप में देखता है। उसको कैसे देखता है, समग्र रूप में देखता है। कैसे देखता है, समग्र रूप में देखता है, यानी कि बच्चा अपने वातावरण से भलीभांति प्रभावित होता है, अतः वे अपने वातावरण का समग्र रूप से देखता है। यानी कि जब भी हम बच्चों को शिक्षा देंगे उसके वातावरण से जोड़ कर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी भी यही कहता है। आगे बढ़ते हैं 77 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। किसके आधार पर बनाई गई है, थीम के आधार पर बनाई गई है। थीम की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सी है, परिवार एवं मित्र, परिवार
एवं मित्र जल भोजन आश्रय जो हम सोचते हैं और करते हैं। ठीक है, तो ये 6 थीम हो गई, इनमें से एक आपसे पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 78 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 78 कहता है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो किस किस को एकीकृत करता है ये बताना है। हम कह रहा है विज्ञान सामाजिक विज्ञान को करता है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषा एवं गणित को करता है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा को करता है, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान या भाषाओं को करता है। तो हमें बताना है किस किस को करता है। ठीक, तो देखो विज्ञान को करता है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 89 की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कूट वाला है, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम कूट पे आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है एक ईवीएस की अध्यापिका जो अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना कर पड़ सकता है। तो एक टीचर को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, कक्षा के अनुशासन तथा उसको व्यवस्था। देखो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है कौन सा, देखो बहुसांस्कृतिक आयाम होगा, इसमें करना पड़ेगा। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, बिल्कुल अलग अलग भावनाएं होंगी, टीचर को परेशानी होगी एडजस्ट करने में। ठीक है, प्रत्येक के समुदाय, बिल्कुल समुदाय सबका अलग अलग होगा, संस्कृति भी अलग होगी, जीवन शैली भी सबकी अलग अलग होगी। तो क्लास में सब समावेशी कक्षा, क्लास में क्या होगा, समावेशी कक्षा होगी, तो हर समुदाय से बच्चा बैठा होगा, तो यहाँ पे भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था को, यहाँ पे चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी देख लीजिए कहाँ पर है। तो ए और बी और सी कहाँ पर है, ये है। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन गलत था, तो देखो डी इसमें है, इसमें है, इसमें है। अगर आप यह वाला भी ऑप्शन काट देते तब भी आपको ऑप्शन मिल जाता। आज के सेक्शन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि, हाँ पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार हम। ठीक, पूरा क्वेश्चन आ गया। कहता है कि प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, कह रहा है कि ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषा है। मैंने बताया था कि परिभाषा शब्द क्या है, गलत है, और इसे आप तुरंत काट दीजिए। ठीक है, कह रहे हैं अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त देना, बिल्कुल बच्चों को अवसर देगा, हो सकता है आंसर। कह रहा है कि विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, हो सकता है। शिक्षक द्वारा साझा की गई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने में प्रोत्साहित करना। ठीक, ये भी ठीक है, लेकिन अब हम 3 तो नहीं लगा सकते उत्तर। ठीक, तो हम उत्तर वो वाला देखेंगे जिसमें बच्चों को क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन वो वाला चुनेंगे जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।